हेलो स्टूडेंट्स। पिछली हमारी जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। उसी को आज आगे बढ़ाएंगे हम और डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप से। अब इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। पहली है एजुकेशनल काउंसलिंग, शैक्षिक परामर्श। इसके अंतर्गत जितनी भी शैक्षिक समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशंस बताए जाते हैं। दूसरा है वोकेशनल काउंसलिंग, व्यवसायिक परामर्श। व्यवसाय संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे किस तरह से नौकरी प्राप्त की जाए, किस प्रकार की जाए, ये सारी चीज़ें। देन पर्सनल काउंसलिंग, व्यक्तिगत परामर्श। जितनी भी हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनके विषय में हम लोग यहाँ पे परामर्श लेते हैं और हमारी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं उनके सल्यूशंस हमें दिए जाते हैं। इसके बाद है मैरिज काउंसलिंग, विवाह संबंधी परामर्श। वैवाहिक जीवन में जो भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड समस्याएं आती हैं उनके विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं। देन है इकोनॉमिक काउंसलिंग, हाँ जी, आर्थिक परामर्श। किस तरह से कई बार हम लोग ऐसी समस्याएं हमें आ जाती हैं जिन्हें हम आर्थिक समस्याएं कहते हैं। पैसे का अभाव है और चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं हमारी। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी आर्थिक समस्याएं हैं उनके विषय में बातचीत की जाती है या हम अपनी समस्या लेके जाते हैं और उसके अनुसार हमें परामर्श जो है वो दिया जाता है। इसके बाद है हेल्थ काउंसलिंग, स्वास्थ्य संबंधी परामर्श। स्वास्थ्य संबंधी परामर्श लिया जाता है, कहाँ पे नॉक ऑन किया जाए, हॉस्पिटल में जाया जाए, किस डॉक्टर से मिला जाए, मुझे इस तरह की बीमारी है। कई बार हम स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हमारा दिल करता है किसी से अपनी जो समस्याएं हैं उनको शेयर करें। तो यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें सही और उचित जो परामर्श है वो दिया जाता है। तो ये थी हमारी कुछ एक टाइप्स। इसके बाद हम आते हैं अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग। अब काउंसलिंग की 3 अप्रोचेस हैं, जिनमें पहली है डायरेक्टिव काउंसलिंग, दूसरी है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और तीसरी है इलेक्टिव काउंसलिंग। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव काउंसलिंग, मतलब निर्देशीय परामर्श। ये जो अप्रोच है ये काउंसलर सेंटर्ड है। जो काउंसलर है इसमें उसका जो रोल है, जो भूमिका है, वो अबव 95% उसका भूमिका या रोल रहता है। इसमें क्या है कि जो क्लाइंट है या जो काउंसली है वो अपनी समस्या लेके आता है और जो काउंसलर है उसकी समस्या सुनता है और कुछ एक सुझाव उसे देता है, सॉल्यूशंस देता है। उन सॉल्यूशंस को फॉलो करके जो क्लाइंट है वो अपनी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न या कोशिश करता है। इसमें जो भी गाइडलाइंस, जो भी सुझाव, जो भी परामर्श जो काउंसलर है वो काउंसली या क्लाइंट को देता है, उसे उन चीज़ों को एज इट इज़ फॉलो करना पड़ता है। अपनी तरफ से वो कोई भी कार्य नहीं करता है। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है, निर्देशीय परामर्श क्या है? ये काउंसलर सेंटर्ड है, ये परामर्शदाता केंद्रित है। एक्टिव रोल ऑफ काउंसलर है, इसमें जो काउंसलर का रोल है वो एक्टिव या सक्रिय रहता है। अगला है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसलर। जो काउंसलर है उसका पूर्ण दायित्व जो है वो रहता है। अगला है दैट इज, ये जो मेथड है ये पूरी तरह से क्या है, सजेशंस और मूल्यांकनों के ऊपर आधारित है। जो भी वो सुझाव देता है, जिस तरह के वो मूल्यांकन करता है कि जो कार्य है वो प्रगति के ऊपर बढ़ रहा है या नहीं, या फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ये पूरा काम जो है ये काउंसलर ही करता है। अब इस विधि में
क्या क्या किया जाता है, कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग में। सबसे पहले एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पे आंकड़े और सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स हैं, इंटरव्यू है, ऑटोबायोग्राफीज हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, फ्रेंड्स या टीचर से क्या है जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है। फिर सिंथेसिस आता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किए हैं स्टेप्स। सिंथेसिस संश्लेषण में क्या है, जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे कि हमें अधिक क्लैरिटी होती है जो भी समस्या है उसके विषय में। इसके बाद है हम लोग जो काउंसलर है वो डायग्नोज करता है, सारा जो डाटा है अपने सामने रखता है और जो समस्या है उस तक पहुंचता है। अब समस्या को पहचानना, उस तक पहुंचना, फिर उसके बाद क्या है वो जो परामर्श है या जो काउंसलिंग है अगला स्टेप, उसे काउंसल करता है, उसे बताता है सॉल्यूशंस के बारे में, अपने क्लाइंट को हेल्प करता है, उसे कहता है कि ये चीज़ें हैं और इन स्टेप्स को, इन सॉल्यूशंस के ऊपर आपने वर्क करना है और इनको क्या है आपने फॉलो करना है। और इसका जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ फॉलो अप, अनुवर्तन कार्य करना। इसमें काउंसलिंग प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को जो काउंसलर है वो देखता है कि जो प्रोसेस है उसका जो रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, काउंसलिंग प्रोसेस को की इफ़ेक्टिवनेस को इवेलुएट करता है, क्लाइंट से रिपोर्ट लेता है। शुरू में बहुत जल्दी जैसे एवरी थर्ड डे, फिर वीक में एक बार, फिर 10 दिन में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, फिर 20 दिन में एक बार, फिर 28 दिन में एक बार। इस तरह से क्या है उसका प्रोसेस जो है वो फॉलोअप का चलता है। अब ये जो हमारी अप्रोच है इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली है फेस टू फेस काउंसलिंग। इसमें क्या है, फेस टू फेस काउंसलिंग रहती है, आमने सामने बैठकर दो लोग जो हैं वो बातचीत करते हैं। दूसरा है टाइम सेविंग अप्रोच। इससे क्या है, समय की बचत होती है, एक बोल रहा है और एक सुन रहा है। तीसरा है हेल्प ओरिएंटेड अप्रोच। ये जो अप्रोच है इसमें क्या है, मेन फोकस क्या रहता है कि जो समस्या लेके आया है, जो क्लाइंट है, जो काउंसली है, उसकी समस्या का समाधान करना। तो क्या है इसके अंतर्गत सहायता की जाती है। देन यूजफुल डिस्कशंस, डिस्कस किया जाता है, चर्चाएं की जाती हैं जो यूजफुल होती हैं। देन फोकस ऑन ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर पूरी तरह से जो फोकस है वो किया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड। हाँ जी, ये समस्या केंद्रित हमारी अप्रोच है जिसमें कि क्या है, समस्या को प्राथमिकता दी जाती है। देन फ्रेंडली एडवाइस, मित्रता पूर्ण एक व्यवहार रखा जाता है, मित्रतापूर्ण क्वार्डियल इन्वायरमेंट बनाया जाता है जिसमें सामने वाले को, क्लाइंट को उसे परामर्श दिया जाता है। अब इस विधि में या इस अप्रोच में कुछ कमियां भी हैं, जैसे ऑटोक्रेटिक अप्रोच है। ये जो विधि है ये ऑटोक्रेटिक अप्रोच है। ऑटोक्रेटिक मतलब कि जो हमारा काउंसलर है, जो वो सलाह देगा काउंसलिंग को फॉलो करनी पड़ेगी, उसका कुछ भी सुना नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये विधि ऑटोक्रेटिक है। इसमें जो मेन रोल जो प्ले करता है वो हमारा परामर्शदाता करता है। देन डिपेंडेंस ऑफ क्लाइंट ऑन काउंसलर। अब जो क्लाइंट है वो पूरी तरह काउंसलर के ऊपर निर्भर हो जाता है, अपनी तरफ से कोई भी वो प्रयास नहीं करता है, जो उसे परामर्श दिया जाता है उसी को A to Z वो फॉलो करता है। इसके बाद हमारी दूसरी अप्रोच है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, अनिर्देशीय परामर्श। इससे पहले हमने डायरेक्टिव काउंसलिंग डिस्कस की, वो क्या थी, दैट वाज काउंसलर ओरिएंटेड या सेंटर्ड अप्रोच थी। ये उससे ऑपोजिट है, जैसे नाम से क्लियर है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ये क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग है। जो काउंसलिंग है ये उसको केंद्र में रखती है। इसमें जो अधिक भूमिका है वो जो सहायता मांगने आया है या जो हमारा काउंसली है, क्लाइंट है, उसकी
अधिक भूमिका रहती है। कार्ल रोजर्स ने ये अप्रोच हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसमें क्या है, जो क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो विधि है वो क्या है, काउंसलर उसमें सिर्फ सहायता देता है, मोटिवेट करता है और उससे हेल्प करता है कि तुम अपनी समस्या का समाधान खुद ही करो। इसमें मेन रोल जो है वो क्लाइंट का रहता है। काउंसलर सिर्फ उसे सुझाव देगा, समझाएगा, मोटिवेट करेगा, डिसीजन लेने में उसकी सहायता करेगा, साथ ही उसे कहेगा कि अपना थोड़ा व्यवहार बदलिए या अपने को इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपना आत्मनिरीक्षण करिए और जहाँ कहीं आपको लगता है आप गलत हैं उन चीज़ों में आप सुधार लाइए और उस आधार पर क्या है जो आपकी समस्या है उसे सॉर्ट करने की कोशिश करिए। हाँ जी, तो इस विधि ये की विशेषताएं क्या हैं या इस विधि में क्या है, ये क्लाइंट ओरिएंटेड है। जो हमारे पास परामर्श लेने आता है प्रार्थी केंद्रित है। ये एक्टिव रोल ऑफ क्लाइंट, जो प्रार्थी है उसका जो रोल है वो एक्टिव रहता है। ये एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है, लोकतांत्रिक प्रणाली है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लाइंट अपने फैसले स्वयं लेता है बट विद द हेल्प ऑफ काउंसलर। देन फ्लेक्सिबल अप्रोच है, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। कोई ऐसा स्टेप नहीं बनाए जाते हैं, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन इसका नहीं बनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच रहती है। पैसिव रोल ऑफ काउंसलर, जो काउंसलर का जो भूमिका है या जो रोल है वो पैसिव रहता है। जो क्लाइंट है ही हैज़ टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट। जो प्रार्थी है उसी को प्लान करना है, उसी को ऑर्गेनाइज करना है और उसी को इसे एग्जीक्यूट भी करना है। यानी कि जो इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहती है, क्लाइंट की। स्वयं ही अपनी समस्या को सुलझाने में रहती है। ओके जी, अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। पहली एडवांटेज है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन क्लाइंट। ओके जी, इससे जो प्रार्थी है उसमें समाधान ढूंढने की जो योग्यता है उसका विकास होता है। इस समस्या का जो भी समाधान है वो आप ही के अंदर छिपा है और आप खुद ही उसे तलाशने का प्रयास या कोशिश करें। इसके बाद अगला है इट हेल्प्स इन रिलीजिंग टेंशन। ये तनाव मुक्ति में बहुत सहायता देता है, क्योंकि जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमें स्वयं ही पता चल जाता है कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ मैं सही हूँ। इसके बाद है इफ़ेक्टिव मेथड, ये एक प्रभावशाली विधि है। देन स्कोप ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड एडजस्टमेंट, इसमें स्व अवलोकन और एडजस्टमेंट की या जिसे हम कहते हैं एडजस्ट होना, कहीं भी समायोजन वर्ड है जो, उसका काफ़ी स्कोप रहता है, क्योंकि इसमें क्या है सेल्फ रियलाइजेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। देन टाइम सेविंग है, मेरी ही समस्या है, मैंने खुद ही सुलझानी है, कहीं बैठ के मैं इंट्रोस्पेक्ट कर सकती हूँ, काम पे वर्क कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद हमारा है इसकी थोड़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला है क्लाइंट इज़ नॉट ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड। अब जो क्लाइंट है वो ट्रेंड तो नहीं है, उसे कोई अनुभव या प्रशिक्षण नहीं है, तो कई बार वो क्या है गलत काम भी कर जाता है कि गलत निर्णय लेके चल पड़ता है। देन बायसनेस, अपने लिए कई बार वो बायस हो जाता है, अब मैं ही हूँ, अपनी गलती तो कभी नहीं मानूंगी शायद मैं। होता है ना, ह्यूमन नेचर ऐसी है कि हम गलत काम करके भी हम एक ऐसा मैकेनिज्म अपनाते हैं जिसमें कि हमारे पास हर अपनी गलत काम की जस्टिफिकेशन रहती है। तो वहाँ पे क्या है, इस विधि के द्वारा जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में जो कठिनाई है वो आती है। इसके बाद जो हमारा लास्ट या थर्ड टाइप ऑफ अप्रोच ऑफ काउंसलिंग है, दैट इज इलेक्टिव काउंसलिंग या इलेक्टिक काउंसलिंग इसे कहते हैं, मध्यवर्ती परामर्श। जैसे नाम से क्लियर है, मध्यवर्ती परामर्श। अब इसमें क्या है, दोनों जो हमने डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव जो हमने डिस्कस की टाइप्स, उन दोनों का 50-50% उन दोनों का भाग जो है इसमें लिया जाता है। तो दोनों का एक मिक्सचर कह लें या दोनों का जो मिला जुला रूप है वो क्या है, समन्वित
परामर्श या इलेक्टिव काउंसलिंग। अब इसमें क्या है कि 50% रोल आ गया हमारा काउंसलर का और 50 आ गया काउंसली का। तो इसमें क्या है, काउंसलर और क्लाइंट दोनों मिलजुल कर समस्या का समाधान करते हैं। तो इस विधि को एक उत्तम विधि या बहुत अच्छी विधि माना गया है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में किया जाता है। दोनों ही लोग मिलके काम करते हैं, दो लोगों का एक कलेक्टिव वेंचर है, कॉपरेशन से आगे बढ़ता है ये काम, और समस्याओं का जो समाधान है वो कलेक्टिवली किया जाता है। तो क्या है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे रहते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं मध्यवर्ती परामर्श में। सबसे पहले है कोऑपरेटिव टास्क। ये क्या है, एक कोऑपरेटिव टास्क है जिसमें सहयोगात्मकता से कार्य किया जाता है। दो लोग एक दूसरे को सहयोग देते हुए समस्या के समाधान की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है टाइम सेविंग। हाँ जी, समय की बचत होती है, क्योंकि मैं भी एफर्ट्स लगा रही हूँ, सामने वाला भी एफर्ट्स लगा रहा है, तो समय की बचत हो रही है। उसी तरह से एनर्जी सेविंग, दोनों की क्या है, जो एनर्जी है वो भी बच रही है। फ्लेक्सिबल है, इट्स अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। लोडशीलता है इसमें, क्योंकि दोनों ही चीज़ें फॉलो इसमें करी जा रही हैं। कुछ चीज़ें प्लान की जाती हैं, कुछ चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी से जो क्या है सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। देन प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ये क्या है, समस्या केंद्रित है, मेन फोकस रहता है टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। देन एप्लीकेबल है, बहुत ही ज़्यादा ये एप्लीकेबल है। गुड रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम आते हैं इस विधि द्वारा। एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, हाँ जी, आपस में जो व्यूज़ हैं उनका एक्सचेंज किया जाता है, बातचीत करी जाती है। बोथ पार्टीज प्ले एक्टिव रोल, दोनों ही लोग जो हैं बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच है, बैलेंस्ड तरीके से, कुछ मेरी सुनी, कुछ मैंने कही, उन्होंने सुनी, एक दूसरे की दोनों लोग सुनते हैं, और उसके बाद क्या है, दोनों तरफ जब सहमति बनती है तो इस कार्य को अंजाम दिया जाता है। देन बेस्ड ऑन डिस्कशंस, ये छोटी छोटी वार्ताओं के ऊपर आधारित है, और इस अप्रोच को बेस्ट अप्रोच माना गया है कि ये जो अप्रोच है ये तीनों अप्रोचेस में से बेस्ट अप्रोच है। अब इसके बाद आते हैं इसके एडवांटेजेस वही हैं जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एप्लीकेबल, टाइम सेविंग, एनर्जी सेविंग, कोऑपरेटिव टास्क, पॉपुलर अप्रोच, एक्टिव अप्रोच, ओल्ड अप्रोच, इस तरह की ये सारे ही पॉइंट। बेस्ट अप्रोच है, डेमोक्रेटिक है, फ्लेक्सिबल है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। एंड डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज वैसे तो कोई भी नहीं है, बट कई बार दोनों अप्रोचेस को मिक्स करने में थोड़ा समय लग जाता है, कि दोनों अप्रोचेस को साथ लेके चलना है, मेरी भी सुननी है, क्लाइंट की भी सुननी है, तो कई बार वहाँ पे थोड़ी जो प्रॉब्लम है आ जाती है। वैसे ये जो अप्रोच है ये बेस्ट अप्रोच है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।